किसी भी घर का एक टोटल इनकम होता है और एक इनकम पर कैंडिडेट होता है। तो टोटल में जितने कैंडिडेट रहते हैं आप डिवाइड कर देते हो। उसी तरीके से किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक टोटल एटॉमिक वेट होता है। और टोटल एटॉमिक वेट में जब पर वैलेंट यानी आप उस एटम के, उस एलिमेंट के वैलेंसी से जब डिवाइड कर देते हो तो वही इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का निकालना आता होगा। देखिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके कई वजह हैं। इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट को लेकर बहुत ढेर सारी कंफ्यूजन बनी रहती है और ये जो प्रॉब्लम है ये इंटर से लेकर पीएचडी तक बनी रहती है। पूछिए कैसे? आप जब इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हो तो वहां पर आपके एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। आप जब कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हो जैसे नीट, आईआईटी, तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और पूरा सोल्यूशन कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ने लगते हैं तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है। जब नॉर्मलिटी की बात आप करते हैं, जब आप बीएससी या एमएससी के लेबोरेटरी में जाते हैं तो लेबोरेटरी में कोई भी प्रैक्टिकल बगैर मोलरिटी, बगैर नॉर्मलिटी जाने आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, या इक्विवेलेंट वेट कैसे अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग आयन, अलग अलग एटम के लिए हम निकालते हैं। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के कई फार्मूले हैं। तो है कुछ फार्मूला ऐसे होता है कि जब हमें पता करना होता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम, equivalent weight of any salt, equivalent weight of any acid, equivalent weight of any base, equivalent weight of any compound in any reaction। बहुत ढेर सारे किस्म के फार्मूले, बहुत ढेर सारे किस्म की प्रॉब्लम्स इस इक्विवेलेंट वेट से जुड़ा हुआ होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम इस कदर बताएं कि शून्य से शिखर तक का आप सफर कर सके। यानी अगर आपको केमिस्ट्री की एबीसीडी ना भी आता हो तब भी आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझ में आ जाए। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी है या इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानकारी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानकारी है, तब भी मैं कहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लायक कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज हम जरूर बताएंगे। आप जब भी कंपटीशन देंगे, चाहे जो भी कंपटीशन देंगे, पीजीटी का देंगे, सीएसआईआर का देंगे, आईआईटी जैम का देंगे, नीट का देंगे, आईआईटी का देंगे, कोई भी बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का देंगे, मेरा दावा है यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप यहां से सवाल को सही करने में कामयाब होते हैं तो केवल आप यहीं से नहीं सही करेंगे, आप इससे जुड़े हुए और जो टॉपिक हैं जैसे नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, या सॉल्यूशन के बहुत ढेर सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो इक्विवेलेंट वेट से डायरेक्ट जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कई टॉपिक ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डायरेक्ट जुड़ा होता है। और मेरी ये कोशिश है कि मैं उनको जरूर समझाऊं जिनको नहीं आता है, क्योंकि जिनको आता है तो कोई भी लेक्चर वीडियो देखेंगे उनको सब समझ में आएगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए एक परेशानी बन जाती है कि हम कौन सा मटेरियल देखें कि वहां से हमें आसानी से समझ में चीजें आ जाए। तो आज हम आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। एक आध एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट आप इस कदर समझ जाइए कि इस जन्म छोड़िए अगले जन्म में भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। देखिए जब भी इक्विवेलेंट वेट की बात आए तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। एक है इक्वी, इक्वी का मतलब आप समझिए इक्वल, और एक है वैलेंट, और वैलेंट का मतलब ये समझिए वैलेंसी। तो मेरा ये मानना है कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट अथवा एटॉमिक वेट विद रिस्पेक्ट टू पर वैलेंट। और मैंने जो ये डेफिनेशन लिखा है उसमें ये बताया है कि
टोटल एटॉमिक वेट या टोटल मॉलिक्यूलर वेट पर वैलेंट। पर वैलेंट का मतलब पर वैलेंसी के हिसाब से कितना एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 होता है। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 2 होती है। तब अगर बताइए कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो आप बताओगे कि इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी। एक समझाने के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 16 और यहाँ पर क्या लिखोगे 2 और ये हो जाएगा 8। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर ये हाइड्रोजन कहा गया है तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये बोलेंगे कि टोटल जो एटॉमिक वेट है डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। ये तो बहुत आसान चीज है, लेकिन इसको और अगर कायदे से समझना हो तो मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे अगर मान लीजिए एक घर है, एक घर में 2 लोग हैं और इस घर की टोटल आमदनी 10 रुपया है। कितना है, 10 रुपया है। और एक दूसरा घर है, उस घर में 4 लोग हैं और इस घर की टोटल आमदनी मान लीजिए 40 रुपया है। कितना है, 40 रुपया है। अब अगर कहा जाए कि टोटल इनकम कितना है, तो आप बताओगे 10 है। यहां पर टोटल इनकम कितना है, तो आप बताओगे 40 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनकम पर कैंडिडेट कितना है, तो आप क्या करते हो, 10 से डिवाइड कर देते हो, 10 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो 5 आ गया। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, इनकम पर कैंडिडेट 5 है और यहाँ पर इनकम पर कैंडिडेट कितना है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। यानी इसका जो टोटल वेट है, यानी टोटल वेट का मतलब टोटल इनकम वो 10 है और इसका टोटल वेट 40 है, इसका मतलब टोटल इनकम। और अगर कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट इनकम कितना है, तो 5 है, यानी यही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट इनकम कितना है, तो बोलोगे 10 है, यानी यही क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक वेट 16 होता है। ये एल्युमिनियम है, इसका एटॉमिक वेट 27 होता है। ये मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक वेट 24 होता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक वेट 23 होता है। अब अगर कहा जाए ये तो एटॉमिक वेट हो गया। अगर आपसे कहा जाए एटॉमिक वेट पर वैलेंट कितना है, यानी पर वैलेंट का मतलब क्या हुआ कि इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा सोडियम का, तो आप बताओगे कि 23/1। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का कितना होगा, तो बोलोगे 16 डिवाइडेड बाई 2। अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम का कितना होगा, तो आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-3 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज कर देता है। जब इसकी वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 27 डिवाइडेड बाई 3। मैग्नीशियम का कितना होता है, तो बताओगे कि 24 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है ये 2-8-2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये ऑक्सीजन का 2-6 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2-8-1 होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यानी वैलेंसी 1 हुआ, 1 से डिवाइड किए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, यानी एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगा, तो कितने से डिवाइड करोगे 3। मैग्नीशियम के ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, इसका मतलब 24 में से कितना डिवाइड करोगे 2। ये तो बहुत साधारण एग्जांपल है जहां पर हमको ये पता चल गया इक्विवेलेंट वेट इसका 27 है, इसका इक्विवेलेंट वेट 8 है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 9 है, ये डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 12 है। यानी साधारण सी बात है कि जैसे किसी भी घर का एक टोटल इनकम होता है और एक इनकम पर कैंडिडेट होता है,
तो टोटल में जितने कैंडिडेट रहते हैं आप डिवाइड कर देते हो। उसी तरीके से किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक टोटल एटॉमिक वेट होता है, और टोटल एटॉमिक वेट में जब पर वैलेंट यानी आप उस एटम के, उस एलिमेंट के वैलेंसी से जब डिवाइड कर देते हो तो वही इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ये तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन निकल के आया, इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये हुआ कि टोटल एटॉमिक वेट पर वैलेंट। लेकिन वो वही बात आप याद रखिएगा जो आपके किताब में लिखा गया है कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से जितना अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस जुड़ता है उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इसको भी मैं समझाऊंगा। 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से जितना अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस जुड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या कहा गया है कि कोई भी सब्सटेंस है ना, इसका कितना वेट ऐड होता है, किससे ऐड हो रहा है, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन। तो यही जो वेट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब ऐसे ये तो जो किताबों में डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, लेकिन अब इसको मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है, जैसे एक कंपाउंड लिखा गया है FeO। क्या लिखा गया है, FeO। अगर कहा जाए FeO में क्या है, एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है, यही है ना। तो ऑक्सीजन का टोटल जो एटॉमिक वेट है, यानी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 16 होता है। और जबकि आयरन का जब एटॉमिक वेट हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये 56 होता है। तो अब ध्यान रहे आपको, डिफिनीशन हमारा ये है, सवाल ये दिया गया है। इस सवाल में क्या समझना है कि 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 56 ग्राम ऑफ आयरन। अभी इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है, अभी ये चीज पता चला है कि किस रेशियो में ये आपस में जुड़ रहे हैं। अब अगर कहा जाए कि 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ये कितने अमाउंट ऑफ आयरन से जुड़ रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे, 56 डिवाइडेड बाई 16, ये ग्राम ऑफ आयरन। तो ध्यान रहे, ना तो इस डिफिनेशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन पता चल पा रहा है, ना तो इस डिफिनेशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन पता चल रहा है। अब देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी कंबाइंड, यानी 8 पार्ट से कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जुड़ रहा है वही इक्विवेलेंट वेट होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ये कितने अमाउंट ऑफ आयरन से जुड़ रहा है इसको अब हम निकालेंगे। तो ये 56 और ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 8 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 3 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यही आपका क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब जो किताबों में डेफिनेशन लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये क्या है, तो आप बताओगे कि ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इस कंपाउंड में कैसे पता चला, तो आपको बस यही कैलकुलेट करना है 8 के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ आयरन जुड़ा हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के और जितने भी फार्मूला होते हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कितने चीजों का इक्विवेलेंट वेट पढ़ा जाता है, तो एक तो ये पढ़ा जाता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। तो ये चीज अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। यहां पर क्या पढ़े थे कि जो इक्विवेलेंट वेट था वो बराबर क्या लिखा गया था, तो यहां पर लिखा गया था एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाय वैलेंसी ना। दूसरी बात ये पढ़ा जाता है इक्विवेलेंट
वेट ऑफ आयन, तो जिसे मान लीजिए कोई आयन है तो यहां पर भी यही पढ़ा जाता है कि आयनिक वेट कुछ नहीं होता है, वही एटॉमिक वेट ही होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ चार्ज। जैसे एग्जाम्पल इसका हम बता दे रहे हैं कि जैसे अगर कहीं लिखा गया है Fe3+, तब आपसे पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे कि जो एटॉमिक वेट ऑफ आयरन होता है उसी में से 3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि चार्ज कितना है, 3 है। अगर कहीं पे लिखा गया है जैसे N3-, तो अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन का यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो आप क्या करोगे कि जो भी एटॉमिक वेट होगा उसमें 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है इसके पास। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा गया है Na+, तब इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, जो भी एटॉमिक वेट सोडियम का होता है उसमें 1 से डिवाइड करोगे। क्यों 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा जो पॉइंट होता है इक्विवेलेंट वेट, एक एसिड होता है और दूसरा बेस होता है। तो एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जब भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है तो ये बराबर होता है एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। और जब बेस का हम लोग पढ़ते हैं तब कहा जाता है कि एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के पहले यहाँ पर 2 टर्म है, एक बेसिसिटी है और एक एसिडिटी है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी को भी हमको समझना पड़ेगा कि अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों यूज किया जा रहा है और बेस के लिए एसिडिटी क्यों यूज किया जा रहा है। तो मेरे भाई, जो एसिडिटी है और जो बेसिसिटी है ये रिलेटिव टर्म है, यानी एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज करता है वही बेसिसिटी ऑफ एसिड हो जाता है, और बेस किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को। तो कोई भी बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वही क्या हो जाता है, एसिडिटी ऑफ बेस हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब या इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन एक तो ये होता है कि नंबर ऑफ OH माइनस न्यूट्रलाइज बाई 1 पार्टिकल ऑफ एसिड, यानी एक एसिड के द्वारा कुल कितने OH माइनस न्यूट्रलाइज होते हैं वही क्या होता है, एसिडिटी की बेसिसिटी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल ये है कि HCl है, अब HCl मॉलिक्यूल कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जितना H+ ये प्रोड्यूस करेगा। ये कितना H+ प्रोड्यूस करेगा, तो एक H+ प्रोड्यूस करेगा और ये एक OH माइनस से कंबाइन करके ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो एक दूसरा डिफिनीशन ये है कि नंबर ऑफ H+ प्रोड्यूस्ड बाई 1 पार्टिकल ऑफ एसिड, यानी एक एसिड के द्वारा कितना H+ प्रोड्यूस किया जा रहा है वही बेसिसिटी ऑफ एसिड है। एक तीसरा डिफिनीशन समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी H देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए H3PO4 है तो ये 3 H+ प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर कहा जाए कि H3PO3 है तो अब H कितना दिख रहा है, 3, तो अधिकतर बच्चे कह देते हैं कि ये 3 H+ प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन ये 3 ना होकर 2 होती है, केवल 2 H+ प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब ये 2 H+ कैसे जानोगे कि 2 ही प्रोड्यूस कर रहा है, 3 क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तब आप यहाँ पर एक और लाइन लिखोगे कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+, जो इस दोनों का मतलब सेम है, और आयोनाइजेबल H+ का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ H अटैच्ड विद
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम से जितने भी H जुड़े होते हैं वही क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि H3PO4 और H3PO3, तो H3PO4 जब भी आता है तो इसका हम लोग शेप पढ़ते हैं, तो ये PO होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ OH होता है और यहाँ पर OH होता है। तो अब देखिए कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो 1 2 3। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, तो बताओगे कि जितने आयोनाइजेबल H प्लस है, तो आयोनाइजेबल H प्लस कितने हैं, 3 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं H3PO3, तो H3PO3 का जब आप लोग शेप और स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर H। अब बताओ केवल 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फास्फोरस से जुड़ा है। तो आयोनाइजेबल H प्लस कितने हैं, तो आपने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वही H प्लस आयोनाइजेबल है जो ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, जो नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा वो आयोनाइजेबल नहीं है। तो इस केस में बेसिसिटी कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि यहाँ पर क्योंकि आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 है तो बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल H3PO2। अब इस केस में अगर आपसे बेसिसिटी पूछा जाए तो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मात्र 1 है। क्यों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मात्र 1 है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हैं। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा वही आयोनाइजेबल होगा और वही जाकर दूसरे OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस केस में अगर कहा जाए कि बेसिसिटी कितना है, तो आप बताओगे 1 है। तो हमारे ख्याल से बेसिसिटी ऑफ एसिड आपको समझ में आ गया है। और जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है उसी तरीके से एसिडिटी ऑफ बेस भी होता है। जैसे बेसिसिटी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड, और बेसिसिटी ऑफ और एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब ये हुआ कि एकदम जस्ट अपोजिट है कि कितने OH माइनस कोई भी बेस प्रोड्यूस करता है वही क्या हो जाता है, एसिडिटी ऑफ बेस। अब एक हम लोग टेबल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए HCl है, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, जैसे मान लीजिए HNO3 है, जैसे मान लीजिए HNO2 है, या फिर अगर हम कह दें कि H3PO4 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, या H3PO3 हो गया, या H3PO2 हो गया। तो ये सारे के सारे एसिड हैं। जब सारे के सारे एसिड हैं तो कितने नंबर ऑफ H प्लस एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो HCl कितना प्रोड्यूस करेगा, तो बताओगे 1H प्लस। H2SO4 कितना प्रोड्यूस करता है, तो 2H प्लस। HNO3 कितना प्रोड्यूस करता है, तो बताओगे 1H प्लस। HNO2 कितना करता है, तो 1H प्लस। ऐसे H3PO4 कितना करता है, तो बताओगे 3H प्लस। ऐसे H3PO3 कितना करता है, तो बताओगे 2H प्लस। H3PO2 कितना करता है, तो बताओगे 1H प्लस। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है कंफ्यूजन तो रिवर्स करके थोड़ा सा वीडियो देखिए आप। अब इस कंपाउंड की बेसिसिटी कितनी होगी, तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, जितना H प्लस प्रोड्यूस करेगा 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। अगर कहा जाए कि कंपाउंड यानी इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आप बताओगे कि मान लीजिए HCl का मॉलिक्यूलर वेट m है और H2SO4 का भी मान लीजिए m है, इसका भी सबका मान लीजिए m है, तो
इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ कितना हो जाएगा कि जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें कितने से डिवाइड करोगे, बेसिसिटी से डिवाइड करोगे। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ m/1 हो जाएगा। H2SO4 के केस में क्या हो जाएगा, तो m/2 हो जाएगा। HNO3 के केस में कितना होगा, तो m/1 हो जाएगा। HNO2 के केस में कितना होगा, m/1 हो जाएगा। ऐसे H3PO4 के केस में कितना होगा, m/3 हो जाएगा। H3PO3 के केस में कितना होगा बताओगे, m/2 हो जाएगा। H3PO2 के केस में कितना होगा, तो m/1 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का जो भी एटॉमिक वेट होता है जैसे 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट यहाँ कितना हो गया 36.5। तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाई 1, यानी टोटल 36.5 ही होगा। ऐसे अगर H2SO4 का पूछा जाए तो H2SO4 का आपको पता होगा, अगर H2SO4 का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो कैसे निकालेंगे बताओगे कि 2 हाइड्रोजन है इसमें, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, सल्फर का वेट 32 होता है और ऑक्सीजन का वेट 16 होता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ 16। अब जब सॉल्व करेंगे तो टोटल 98 आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 98, तो ये कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49 होता है। तो जिस तरीके से हमने Cl H2SO4 का निकाला वैसे ही आप HNO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, H3PO2 सबका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि कितना इक्विवेलेंट वेट आ रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से अगर कुछ बेस का एग्जांपल ले लें तो उन बेस का आप इक्विवेलेंट वेट बताइए कितना होगा। जैसे मान लीजिए NaOH है, तो NaOH H+ तो प्रोड्यूस नहीं करता, OH- प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एसिडिटी ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, बेसिसिटी ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी, क्योंकि जितना यहाँ पर एक OH- प्रोड्यूस करेगा तो ये एक OH- कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने H+ को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो बताओगे एक H+ को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पर एसिडिटी कितनी हो जाएगी NaOH की, 1 हो जाएगी। ऐसे अगर मान लीजिए कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है तो अब ये कितने OH- प्रोड्यूस कर रहा तो बताओगे कि 2 OH-, और आपको पता है कि OH- किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, पानी। तो अगर 2 OH- है तो कितने H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बताओगे कि ये 2 H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, इसीलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए m है, इसका भी मान लीजिए m है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यहाँ m/1 हो जाएगा, यहाँ m/2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर NaOH का कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, NaOH तो एक सोडियम है इसमें, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो देखिए सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरीके से अगर कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का अगर हम लोग क्या निकालें मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें एक कैल्शियम है और 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। कैल्शियम का वेट होता है 40, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 74। यहाँ कितना हो जाएगा 74, और ये इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 35 2 37 हो जाएगा। अभी तक 4 चीजों का इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोग सीखे हैं। कौन कौन सा, एक तो ये सीखे हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, कोई भी एटम है, या दूसरा क्या सीखे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, तीसरा क्या सीखे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, और चौथा क्या सीखे इक्विवेलेंट वेट ऑफ
बेस। अब क्या सीखना है इसके अलावा? इसके अलावा आपको सीखना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण लिए Na2CO3। अब ये किससे जुड़ रहा है? मान लीजिए इसी में डाला गया है HCl। क्या डाला गया है? एसिड। जब एसिड डाला जाएगा 2 मोल, कितना डाला जा रहा है? 2 मोल। 2 मोल एसिड डालोगे तो बनेगा क्या? 2NaCl बनेगा। और क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब देखिए, अब पूछा ये जा रहा है इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब कैसे इसको हम लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा, 1 कार्बन हो जाएगा और प्लस 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। सोडियम का वेट होता है 23, ये 23 हो जाएगा। कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। और जब ये सॉल्व हम लोग करेंगे तो 23 दूना 46 होता है, अब प्लस 12 हो जाएगा, अब प्लस 16 तिया 48 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 60 हो गया, 60 40 106 हो गया। यानी सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 106। तो आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे कि 2 मोल HCl रिएक्ट विद 106 ग्राम ऑफ Na2CO3, यही लिखोगे ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मोल HCl कितने से रिएक्ट करेगा। तो आप बताओगे कि 106 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब ये जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 3 53। तो यही 53 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। लेकिन ये किस रिएक्शन में है? इस रिएक्शन में है। अब रिएक्शन को हम बदल देते हैं। तो रिएक्शन को बदल करके ये पूछ रहे हैं कि एक दूसरा रिएक्शन दिया गया है, जैसे Na2CO3 प्लस मात्र HCl, यानी 1 मोल डाला गया है। जब 1 मोल डाला जाएगा तो क्या बनेगा? अब सिंपल सी बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, HCO3 हो जाएगा। अब प्लस क्या बनेगा? NaCl। इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यानी अब देखिए, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आया? 53 आया। अब इस रिएक्शन में देखिए कितना आ रहा है। तब इस रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे कि 1 मोल HCl रिएक्ट विद कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है? तो आप बताओगे कि 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, यही बताओगे ना। तो अब यही 106 ग्राम क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इन दैट रिएक्शन। यानी कंपाउंड एक ही है लेकिन अलग अलग रिएक्शन में उसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ रहा है। तो आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट बताने के क्रम में जैसे हमने एटम का निकालना सीखा, आयन का निकालना सीखा, एसिड और बेस का निकालना सीखा, और किसी भी कंपाउंड का जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसका भी हमने सीखा। ऐसे पढ़ा जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट कैसे निकालते हैं? तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाई ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मेटल, साल्ट में मेटल तो होगा ही, इनटू नंबर ऑफ चार्ज ऑन मेटल। ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को ऐसे समझिए, जैसे अगर मान लीजिए एक कोई कंपाउंड है MgO। अब MgO एक प्रकार का साल्ट ही है, ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड भी एक प्रकार का साल्ट है।
तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए तो ये बराबर क्या होगा, तो लिखोगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO, यही लिखोगे ना। अब MgO में एक मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आप भी जानते हैं। तो इस 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम पे कितने चार्ज होंगे, तो 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अब यहाँ क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ मेटल गुणे नंबर ऑफ चार्ज ऑन मेटल। तो मेटल की संख्या कितनी है, 1, और चार्ज कितने हैं, 2। तो ये कितना हो जाएगा, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो इसमें एक मैग्नीशियम है अब प्लस एक ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का वो वेट 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये टोटल 40 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 20। तो MgO का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 20 होगा, जबकि मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा था, 40 आ रहा था। कुछ साल्ट का और एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है कि NaCl, या फिर लिखा गया है MgCl2, या फिर लिखा गया है K2SO4, या फिर लिखा गया है K4 FeCN, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है FeCN6, या फिर लिखा गया है AlCl3, या फिर लिखा गया है Al2O3। तो इन सारे कंपाउंड्स का हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये NaCl है, मान लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आप m है, इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर वेट m है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट, सबका मॉलिक्यूलर वेट एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझ ले रहे हैं कि m है। तो अब एक चीज ये बताइए कि जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ चार्ज ऑन मेटल, यही होता है ना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालते हैं, जिसे हम NaCl का निकालें। NaCl का इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, तो M, अब देखिए मेटल कौन सा है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम की संख्या कितनी है, 1, और सोडियम पर चार्ज कितना है, 1 है। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा M/1 होगा। लेकिन MgCl2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो M, अब नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 1 मेटल है, और मेटल पर चार्ज कितना होगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर M/1 इंटू 2, ये हो जाएगा M/2। लेकिन अगर हम K2SO4 का निकालें तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट वेट बराबर M डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेटल। नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 1 2 है, और इस पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, तो +1, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा M/2। लेकिन अगर हम इस केस में इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई, अब पोटेशियम की संख्या कितनी है, 4, और इस पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, M/4 हो जाएगा। AlCl3 की अगर बात करें तो इसका हम कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ, जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेटल 1 है, लेकिन एल्युमिनियम पर चार्ज कितना होता है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। Al2O3 का कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट m है, तो m डिवाइडेड बाई मेटल की संख्या कितनी है, तो मेटल यहाँ पर 2 है, अब मेटल पर चार्ज कितना है, तो अगर हम इसको जब डिसोसिएट करते हैं तो क्या पता चलता है कि 2Al 3 प्लस चार्ज अब +3O डबल माइनस चार्ज, और यानी एल्युमिनियम की संख्या 2 है और एल्युमिनियम पर चार्ज 3 है, तो ये M/6 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं किसी भी साल्ट का या किसी भी ऑक्साइड का हम बड़े आसानी से कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। तो ध्यान रहे, एक होता है कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट और एक होता है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये Fe2O3 है ना, अब इस Fe2O3 का 2 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक ये कहा जा सकता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, दूसरा पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3। तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। जब आयरन का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे
कि 3 ऑक्सीजन एटम पर 2 आयरन एटम है। 3 ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है बच्चों? जैसे इसमें क्या होगा, 2 आयरन है और प्लस 3 ऑक्सीजन है। तो अब देखिए 3 ऑक्सीजन पर 2 आयरन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, तो आप बोलोगे 48 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंटेन। अब यहाँ पर आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो आप बोलोगे 2 इंटू 56, तो ये बराबर हो जाएगा 56 इंटू 2 करोगे तो 112 हो जाएगा। यानी अब अगर पूछा जाए कि 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप बोलोगे 112 डिवाइडेड बाई 48 करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तब हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसको मिटा दे रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर कितना हो जाएगा? 112 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 छंग 48 हो जाएगा, और ये 6 के 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 हुआ, अब 5 2 6 8 48 हो गया, और अभी भी बचा है कितना? 4, तो 6 4 36, ये इतना हो जाएगा। ये इतना ग्राम, ये किसका इक्विवेलेंट वेट है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन किसमें? इन Fe2O3 में। लेकिन आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 का क्या होगा, तो अब यहाँ टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। अब टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? जब सॉल्व करोगे तो इसमें 2 आयरन है, अब प्लस 3 ऑक्सीजन है। अब तीनों मतलब आयरन का वेट लिखोगे, ऑक्सीजन का वेट लिखोगे, जो आएगा वही आप सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर 112 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 3 48, 48 हो गया, 48 ये हो जाएगा 160। तो अब यहाँ क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल 2 है, और मेटल पर चार्ज कितने हैं? तो 3 चार्ज हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये m/6 हो जाएगा, और यहाँ क्या करोगे? 160/6। तो ध्यान रहे यहाँ पर 160/6 इक्विवेलेंट वेट किसका होगा? इस पूरे कंपाउंड का होगा। लेकिन इस कंपाउंड में आयरन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो पता चलता है कि 112, जैसे आप ये भी लिख सकते हो कि 112 डिवाइडेड बाई 6। तो सवाल जैसे पूछा जाए जवाब आपको ऐसे ही देना है। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे रिडॉक्स रिएक्शन में पता करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको भी आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी कंपाउंड जब किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। बहुत फेमस सवाल है, जैसे KMnO4 है, अगर KMnO4 को एसिड में डाल दिया जाता है तो ये Man2+ में बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है, जबकि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। तो एक चीज ये बताओ बच्चों कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो रहा है, तो यानी 5 का परिवर्तन हो रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है तो ये बराबर किया जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिस भी कंपाउंड का आप निकाल रहे हैं, तो अब देखिए जैसे KMnO4 का निकाल रहे हैं, तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो KMnO4 का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में 5 की कमी आ रही है, यही 5 चेंज हो रहा है, और जब KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये 158 आता है अप्रॉक्सीमेट, और डिवाइडेड बाय 5 करोगे, ये सॉल्व करोगे 31.5 हो जाएगा। ये किसका इक्विवेलेंट वेट है? तो बताओगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिड। लेकिन इसी KMnO4 का अगर मान लीजिए KMnO4 किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में, जब ये टाइट्रेशन ये कोई किसी दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो ये बदलता है Mn4+ में। ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या है? +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। चेंज कितने का हो रहा है? 3।
तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और लेकिन इसी KMnO4 का जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो जो चेंजेज होते हैं वो ये होता है कि ये Man+6 में बदल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। तो आप ये बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? तो बताओगे केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो ये बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट में से किसको डिवाइड करेंगे? तो नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड कर देंगे। अब एक बार समराइज वे में हम पूरी चीजें पढ़ लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कितने तरीके से निकाले गए हैं। अब जब इक्विवेलेंट वेट समराइज तरीके से पढ़ते हैं, एटम जब आया था तब ये बोला गया था जो भी इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट में हम किससे डिवाइड करेंगे? वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सी बात थी। लेकिन जब आयन आया था तब ये कहा गया था कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा आयनिक वेट में से हम किससे डिवाइड करेंगे? आयनिक वेट का मतलब एटॉमिक वेट ही समझिएगा। तो नंबर ऑफ चार्ज से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी आपको चीजें समझ में आ रही है। कोई एसिड या कोई बेस था, यहाँ पर कैसे पता चला था इक्विवेलेंट वेट बराबर? तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी था कंपाउंड यानी एसिड या बेस से, उसमें हम बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग अथवा रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके लिए कहा गया था कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर किसी साल्ट का कैसे निकालेंगे? इसके लिए कहा गया कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ चार्ज ऑन मेटल। ठीक, ये इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन अगर समराइज वे में कहा जाए तो जो भी इक्विवेलेंट वेट हम लोग सीख रहे हैं, तो इस इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए चाहे एटॉमिक वेट हो या चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो, उसमें किसी न किसी एक फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है। और जिस फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है उसको हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। और ये साल्ट के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कुछ और होगी, किसी एसिड और बेस के लिए कुछ और होगी, किसी एटम के लिए नंबर ऑफ किसी एटम के लिए वैलेंसी हो सकता है, तो किसी आयन के लिए नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है। तो एन फैक्टर अगर आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी साल्ट या किसी भी एसिड या बेस या एटम आप अगर कैलकुलेट कर ले रहे हो तो इक्विवेलेंट वेट निकालने में कोई भी कठिनाई कभी भी आने वाली नहीं है। तो आप जिस भी फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है इसी पर ज्यादा कंसंट्रेट रहेंगे, और जब कंसंट्रेट रहेंगे तो आप आसानी से बता ले जाओगे। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो आपको पता है कि एक हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल जब पढ़े थे तो यहाँ पर कहा गया था गिवन वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरी चीज होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है ये हो जाता है कि गिवन वेट और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल का जो एप्लीकेशन था मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन निकालने में था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मलिटी में निकालने में है, क्योंकि नॉर्मलिटी बराबर यही जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है और डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम इन लीटर करते हैं, तो आपको मोलरिटी नॉर्मलिटी के बारे में पता चल जाता है। एक बार अगर हम नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन को समझना चाहें तो क्या होता है। आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो ये बराबर क्या था, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और ये इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये जो n फैक्टर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो अब ये बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर होता है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल और ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा n फैक्टर, और यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, आसान सा सवाल है। जैसे अगर हम कह दें कि 2 मोल H2SO4 है, तो बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। तो मोल कितना है, 2 मोल है, n फैक्टर कितना है, तो H2SO4 एसिड है, एसिड 2H+ डोनेट करता है यानी रिलीज करता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर ऑफ मोल दिया जाए तो आप उस कंपाउंड को जज करके कि वो एटम है कि साल्ट है कि आयन है कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट किसी रिएक्शन में है, क्या है, उसके आधार पे n फैक्टर को आप डिटरमाइन करोगे। n फैक्टर जब नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जानकारी चल जाएगी। तो प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज का क्लास आधारित था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट पता करेंगे या कैसे किसी कंपाउंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता लगाएंगे। तो अगली क्लास तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।